भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकें ज्यादातर कॉमिक्स के दर्जे की होती है। छात्रों को घटनाओं, उनके वर्षों और प्रमुख व्यक्तियों को याद रखना होता है और परीक्षा के बाद वे सब कुछ भूल जाते हैं। क्या इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है? इतिहास लेखन गहरे रिसर्च वाला काम है। मौजूदा लेखन बौद्धिक जिज्ञासा बढ़ाने के बजाय छात्रों की रटने की क्षमता की परीक्षा लेता है। स्कूल स्तर पर पाठ्य पुस्तकें नेशनल नैरेटिव के निर्माण के लिए अहम होते हैं, लेकिन भारत में प्राचीन व मध्य युगीन काल का सतही इतिहास पढ़ाया जाता है। भारतीय इतिहास मुख्य रूप से गुप्त और मौर्य साम्राज्य, मुगल युग और ब्रिटिश राज पर केंद्रित है। विंध्य के दक्षिण में भारत के इतिहास को वाजिब जगह नहीं दी गई है। हालांकि इसकी वजह पूर्वाग्रह के बजाय अज्ञानता हो सकती है। यहाँ तक कि 1988 में प्रसारित लोकप्रिय दूरदर्शन सीरियल भारत के खोज से भारतीय जनता को भारतीय इतिहास की मौलिक जानकारी नहीं मिल पाई होगी। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित इस सीरियल के कुल एपिसोड 53 में से केवल 7 एपिसोड में दक्षिणी इतिहास के बारे में बताया गया। सोशल मीडिया ऐसी चर्चाओं से भरा हुआ है कि दक्षिण भारत भारतीय संस्कृति को ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करता है और अधिकांश चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि बॉलीवुड की तुलना में दक्षिण की फिल्में भारतीय संस्कृति को बेहतर ढंग से सामने लाती हैं। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड में दक्षिण की फिल्मों की वास्तविक प्रशंसा के बजाय घृणा की सोच विकसित है। हालांकि दक्षिण की फिल्में हिंसा का महिमा मंडन करती है, लेकिन यह एक अलग चर्चा का विषय है। आश्चर्य की बात यह है कि एक तमिल फिल्म भारत में दक्षिणी इतिहास के बारे में जागरूकता की कमी पर बहस छेड़ रही है। पोनियन सेल्वन महान और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक चोल साम्राज्य की महिमा को पर्दे पर पेश कर रहा है। चोलों ने 8वीं-9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण में मुख्य रूप से तमिल क्षेत्र पर शासन किया। पल्लवों, चेरों और उत्तर के काकतीयों के साथ निरंतर चुनौतियां मिलती रही। ऐसे ही पश्चिम के राष्ट्रकूट, गंगा और चालुक्य के साथ उनका संघर्ष चलता रहा। हालांकि इन संघर्षों में जीत हार का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई भी चोल साम्राज्य की हार्टलैंड यानी सुदूर दक्षिणी इलाके को जीतने में कामयाब नहीं रहा। चोल सबसे उत्कृष्ट राजवंशों में से एक थे। न केवल युद्ध लड़ने और साम्राज्य विस्तार की क्षमता, बल्कि अपनी संवेदनशीलता, शासन प्रणाली, कला और वास्तुकला के संरक्षण, मुख्य रूप से मंदिर कला व साहित्य के लिए भी वे दूसरों से बेहतर रहे। तंजावुर में शानदार बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में गंगई कोंडा चोलापुरम और एरातेश्वर मंदिर उनके द्वारा निर्मित दर्जनों मंदिर के बेजोड़ उदाहरण हैं। पल्लव राजाओं की हार के बाद 9वीं शताब्दी में उनका उदय हुआ और अगली 3 शताब्दियों तक चोल वंश अपने गौरव के शिखर पर रहा। करकिला चोल शुरुआती चोल राजाओं में से थे। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी राजा चोल, राजेंद्र चोल और कुलोथुंगा चोल ने इस वंश को आगे बढ़ाया। अपने चरम पर चोल साम्राज्य ने पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में ले लिया। उत्तर में यह साम्राज्य काकतीयों को चुनौती देते हुए तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था और सुदूर दक्षिण में उन्होंने कुछ समय के लिए श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी। चोलों के अधीन पल्लवों द्वारा शुरू किया गया तमिल संस्कृति आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और इस साम्राज्य में कला उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच गई। शैव राजाओं ने पूरे दक्षिण भारत में कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तंजावुर और गंगई कोंडा चोलपुरम के लुभावने सुंदर मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासतों में शामिल किया गया है। ऊंची इमारतें, जटिल मूर्तिकला, आकर्षक सौंदर्य, इंजीनियरिंग और गणित का चमत्कार आश्चर्य में डाल देता है। चोल मंदिरों में कांसे की मूर्तियां, जिन्हें त्योहारों के दौरान निकाला जाता है, गुमनाम कला को दर्शाती है। भारत के सांस्कृतिक खजाने में से एक प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति चोल साम्राज्य के शानदार उपहारों में से एक है। चोल काल के दौरान ही कदम्ब रामायण लिखी गई, जो वाल्मीकि रामायण का एक रूप है। इस साम्राज्य ने नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं को उदारता के साथ संरक्षण दिया। चोल वंश ने उस समय ऐसी प्रणाली की शुरुआत की थी जो तब अज्ञात थी। राजा एक उदार शासक था। उसके लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए मंत्री परिषद और नौकरशाही की एक प्रणाली थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सामंती प्रमुख और सामंत प्रशासन में शामिल नहीं हो। उनका काम केवल करों का संग्रह था और राजा को हिस्सा देना था। राजा उम्मीदवारों या सामंतों के बजाय अपनी नौकरशाही के माध्यम से किसान के लिए काम किया था। चोल राजाओं को अपनी न्याय की भावना पर गर्व था। वे सामाजिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रजा में भेद नहीं करते थे। न्याय का विकेंद्रीकरण किया गया था। इसके लिए ग्राम न्यायालयों, शाही अदालतों और जाति पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय और छोटे मोटे विवादों का निपटारा ग्राम स्तर पर किया जाता था। धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जुर्माना या दान लिया जाता था। राजा राजद्रोह जैसे अपराधों पर फैसला सुनाता था और ऐसे दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाता था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। आज के दौर में जिसकी बहुत अधिक चर्चा की जाती है, यानी कि स्थानीय स्वशासन, उसे चोलों द्वारा शुरू किया गया था। गांव में प्रशासनिक स्वायत्तता थी, जिसमें अधिकारियों की भूमिका विशुद्ध रूप से सलाहकारी थी। शक्तियों के इस हस्तांतरण ने सुनिश्चित किया कि राजनीतिक उथल पुथल के दौरान भी ग्राम प्रशासन अप्रभावित रहे। ग्राम सभा को कर देने वाले ग्रामीणों, ब्राह्मणों और व्यापारियों में वर्गीकृत किया गया था। राजा के अधिकारी खातों की जांच और कर देने वाले ग्रामीणों के काम की निगरानी करते थे।
ग्राम सभाओं को राजा या उसके अमीर नागरिकों से पैसा मिलता था। चोलों के पास एक कुशल सेना और नौसेना थी, जिसका नेतृत्व स्वयं राजा या राजकुमार करते थे। युद्ध के समय में सरदार भी मदद करते थे। चोल सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थी। सेना को 70 रेजिमेंटों में विभाजित किया गया था। चोल साम्राज्य ने ही भारत में नौसैनिक इतिहास की शुरुआत की। चोलों ने दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों को नियंत्रित किया और बंगाल की खाड़ी पर निर्विवाद रूप से शासन किया। नौसेना के व्यापारिक जहाजों की रक्षा की। ये जहाज दक्षिण पूर्व एशिया में दूर देशों के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए माल ले जाते थे। इन इलाकों में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशियाई द्वीप समूह और यहाँ तक कि दक्षिणी चीन सागर शामिल थे। उन देशों के लोगों के साथ जुड़ाव ने हिंदी संस्कृति को फैलाने में भी मदद की, जिनके अवशेष इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में देखे जा सकते हैं। 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान चोलों का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया पर हावी रहा। औपनिवेशिक काल के बाद भारत में सरकारों ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीतियां शुरू की, लेकिन चोलों ने यह काम एक सहस्राब्दी पूर्व ही शुरू कर दिया था। लेकिन हमें इन सब के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, जो हमारे इतिहास को, हमारी समझ के बारे में एक दुखद टिप्पणी है। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।